जबलपुर जंक्शन। 23 साल का समीर नंदन समाज के उस वर्ग से ताल्लुक़ रखता था जिसमें कि साधारण क्लर्क की सरकारी नौकरी मिलने की घटना को भी पूर्व जन्मों में किए गए पुण्यों की वजह से हुए चमत्कार की तरह देखा जाता है। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद समीर नंदन को ऐसी ही किसी छोटी मोटी सरकारी क्लर्क की परीक्षा में जब पहले ही असफलता मिली तब उसके घर में सभी बेचैन हो उठे। समीर नंदन शाम में घर की थोड़ी ही दूर पर स्थित एक हनुमान मंदिर में रोज हाजिरी लगाने लगा। उस खास मंदिर के हनुमान जी नौजवानों को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए प्रख्यात थे। शिवनंदन की मां को ज्योतिषियों और बाबाओं में विश्वास था। शहर में एक बेहद ही पहुंचे हुए बाबा थे, बाबा मकरानंद। अपनी भविष्यवाणी की वजह से वे बड़े ही कुख्यात थे। वे हर एक अच्छी भविष्यवाणी के साथ साथ एक बुरी भविष्यवाणी भी कर ही देते थे। उनका कहा हुआ ब्रह्म वचन की तरह सच भी हो जाया करता था। ये बाबा हथेलियों और तलवों तथा ललाट को देखकर भविष्य बताया करते थे। शिवनंदन की माँ उसे यथाशीघ्र इस बाबा के पास ले जाना चाहती थी। हनुमान भक्त समीरनंदन ज्योतिषियों और बाबाओं से नफरत करता था। कर्तव्यनिष्ठ हनुमान भक्त समीरनंदन को इष्ट की प्राप्ति हेतु किसी ठग ज्योतिषी या बाबा के बताए हुए टोने टटकी की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह किसी भी कीमत पर ज्योतिषी के पास जाने को तैयार नहीं था। लेकिन माँ की जिद के सामने उसकी एक ना चली। एक खास दिन पर उसे बाबा मकरानंद के पास जाने को राजी होना पड़ा। बाबा मकरानंद सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही भविष्य बताया करते थे। एकदम सुबह सुबह समीर नंदन और उसकी माँ पहुँच गए बाबा के दरबार में। बाबा का बड़ा सा हॉल नुमा कमरा। पूरे कमरे में सुंदर सी कालीन बिछी थी। उस कमरे में एक बिस्तर के सिवा और कुछ भी नहीं था। बिस्तर पर उजली सी चादर बिछी हुई थी। कमरे में धूप अगरबत्ती की भीनी भीनी सुगंध फैली हुई थी। तीनों बिस्तर पर ही बैठ गए। समीरनंदन की माँ ने बाबा मकरानंद से पूछा, बाबा इसकी नौकरी कब लगेगी? बाबा ने समीरनंदन की हथेलियों तलवों ललाट की ऐसी जांच पड़ताल की जैसे कोई नासा का वैज्ञानिक एरिया 51 में एलियन की करता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने कहा, बस अगले 6 महीने में। समीरनंदन की माँ की बाँछें ही खिल पड़ी यह सुनकर। उसने झट से अगला सवाल दाग दिया, बाबा इसकी शादी कब होगी? बाबा ने फट से कहा, कभी नहीं। माँ का तो मुंह ही लटक गया। समीरनंदन को भी काफ़ी क्रोध आया, लेकिन शिष्टाचारवश समीरनंदन ने कुछ नहीं कहा। माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि बाबा ने कहा, बस अब बहुत हो गया, अब मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, मेरी साधना का वक्त हो रहा है। दोनों बाबा मकरानंद के पांव छूकर विदा हो गए। रास्ते में समीरनंदन ने अपनी माँ से कहा, नौकरी तो मुझे जरूर ही मिलेगी, परंतु अपनी मेहनत और हनुमान जी की कृपा के कारण, ढोंगी बाबा की भविष्यवाणी के कारण नहीं। और जहाँ तक मेरी शादी की बात है, एक बार बस सरकारी नौकरी मिलने भर की देर है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाती है। सूर्यनंदन की माँ को कुछ समझ में नहीं आया कि वह इस बात पर क्या जवाब दे। फिर भी वह खुश थी, चलो एक बार सरकारी नौकरी तो मिल जाए, कम से कम घर की आर्थिक स्थिति तो सुधर जाएगी। बाबा की भविष्यवाणी को सही होने में देर न लगी। भविष्यवाणी करने के ठीक 5 महीने 24 दिन बाद ही सूर्यनंदन की नौकरी एक अच्छे सरकारी महकमे में क्लर्क के तौर पर पक्की हो गई। परिवार और समाज में सूर्यनंदन की इज्जत एक विश्व विजेता की तरह होने लगी। बस एक ही दुख की बात थी, नौकरी करने के लिए घर से दूर चेन्नई शहर जाना था। ये बहुत बड़ा दुख का विषय न था। महानगर में भी रहने का एक अलग मजा होता होगा। चेन्नई में रहते रहते और नौकरी करते करते सूर्यनंदन को 4 साल हो गए और वह धीरे धीरे अपनी नौकरी से उबने लगा। इस दौरान वह प्रेमचंद की लिखी कहानी बासी में साझा में छुपी सच्चाई को भी गहराई से समझने के काबिल हो गया। इन 4 सालों में बाबा की भविष्यवाणी भी सच प्रतीत होती जान पड़ने लगी थी। सविनंदन की शादी कई बार होते होते न हो पाई। पिछले साल ही जिस लड़की से उसकी शादी तय होनी थी, वह लड़की शादी के ठीक 1 महीने पहले सड़क दुर्घटना में मारी गई। इन सब के बावजूद समीरनंदन इन घटनाओं से कुछ खास विचलित नहीं हुआ था। किसी के कहने या ना कहने से किसी की शादी रुकती है भला? अभी उसकी उम्र ही क्या थी, मात्र 28 साल। दशहरा पूजा की छुट्टियों में समीरनंदन घर आया। उसके शहर में दशहरा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी। छुट्टियां खत्म होने पर वह खास दिन पर शाम 7:55 पर संगमत्री एक्सप्रेस से चेन्नई के लिए रवाना हो गया। सूर्यनंदन को ट्रेन की यात्रा करना बड़ा ही पसंद था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी ही उबाऊ और एकरस क्यों न हो, ट्रेन की यात्रा के दौरान उसे ही बड़ा ही जीवंतता का एहसास होता था। ट्रेन की खिड़कियों से आती हुई हवा जब चेहरे से टकराती तो वह अत्यंत ही शांति का अनुभव करता। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने पर बाहर की दुनिया उसे कुछ अलग ही अंदाज से सुंदर दिखाई पड़ती। खेत, पहाड़, पेड़ पौधे, बिजली के तार, जानवर, इंसान, हर कुछ अपनी अलग पहचान लिए हुए।
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर कुछ की सुंदरता कहाँ गुम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि समीर अपनी ट्रेन यात्रा का पूरा मजा उठा था और इस बार भी वह इसका भरपूर आनंद ले रहा था। रात का समय था, शहर पार करते ही बाहर कुछ भी दिखना मुश्किल हो गया। कभी दूर तो कभी पास में इक्का दुक्का रोशनी नजर आ जाती। वह बहुत देर तक यूं ही देखता रहा। मन में एक शांति सी छा गई। अंधेरा और मन, अंधेरा और अमन, अंधेरा और शांति। कोई स्टेशन आता, चहल पहल। यात्रा के दौरान ज़िंदगी ज़िंदा लगती है। रोज़ाना की ज़िंदगी में तो ज़्यादातर लोग ज़िंदा होकर भी मरे मरे ही जीते हैं। 11:30 बजे तक समीर को नींद आने लगी। वह अभी भी सोना नहीं चाहता था, फिर भी सो गया। सुबह 7:30 बजे उसकी आंखें खुली। सारे जरूरी क्रियाक्रम करने के बाद उसने एक कप चाय पी। थोड़ी देर बाद आया जबलपुर जंक्शन। रात में समीर की आगे वाली तीनों सीट खाली हो गई थी। जबलपुर में उन तीनों सीटों पर नए लोग आ गए थे। ये 3 लोग थे: एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसकी पत्नी और उनकी एक बेटी। बेटी की उम्र रही होगी यही कुछ 21-22 के आसपास। वे तीनों सामान सही जगह पर रखकर सीट पर बैठ गए। कुछ देर बाद गाड़ी जबलपुर छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल पड़ी। लड़की के माँ बाप उसे वीनू नाम से संबोधित कर रहे थे। संभवतः असली नाम वीना रहा होगा। समीर वीनू की सुंदरता देखकर चकाचौंध रह गया था। वीनू दुबली पतली और गौरवर्णा थी। दुबली पतली होने के कारण उतनी लंबी नहीं होने के बावजूद लंबी लग रही थी। वीनू की काली काली आंखें समीर पर जादू कर गए थे। वीनू के केस पीछे की ओर बंधे हुए थे, परंतु केस की कुछ लटें बंधन से मुक्त होकर वीनू के अति सुंदर चेहरे का स्पर्श पाकर नशे और खुशी में झूम रहे थे। समीर हिंदी फिल्मों का शौकीन था। समीर के मन ने तुरंत ही एक संसार की रचना कर डाली जिसमें कि वह नायक था और वीनू नायिका। समीर की इच्छा हो रही थी कि वह एकटक वीनू वीनू को देखता रहे, किंतु शिष्टाचार वश वह ऐसा करने से परहेज कर रहा था। समीर ने गुजरते हुए चाय वाले से एक कप चाय ली तथा अपने बैग से फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों की किताब निकालकर पढ़ने लगा। समीर सारा दिन वीनू से बात करने का बहाना ढूंढता रहा। बहाने उसे मिल भी जाते, लेकिन वीनू के पिता के रूखे और कड़क चेहरे को देखकर वह उन्हें क्रियान्वित नहीं कर पाता। कहानियों की सारी किताब पढ़ डाली। रात हो गई, परंतु समीर की इच्छा पूरी नहीं हुई। अंततः रात 10-11 बजे तक सभी अपने अपने जगह पर सो चुके थे। रात लगभग 12:30 बजे समीर की नींद टूटी। सभी यात्री सो रहे थे, वीनू भी सो रही थी। समीर की इच्छा हुई कि वह वीनू को एकदम नज़दीक से देखे, परंतु उसके अपने ही संस्कार इस इच्छा पूर्ति में बाधक बन गए। थोड़ा उदास उदास सा समीर डिब्बे के गेट के पास गया और गेट को खोलकर वहीं खड़ा हो गया। फिर से वह ट्रेन से बाहर की अंधेरी दुनिया में खो जाने की कोशिश करने लगा। इस बार उसका मन वीनू पर ही अटका हुआ था। कभी न पूरे हो सकने वाले विचार एक उसके मन को उद्वेलित कर रहे थे। वह सोच रहा था, आखिर ख्वाब और वास्तविकता में इतना ज़्यादा का फासला क्यों होता है। अचानक से समीर को एक करतब करने का ख्याल आया, जो कि वह अक्सर चलती ट्रेन में करता ही रहता था। दोनों हाथों से ट्रेन के गेट पर दोनों तरफ लगे स्टील के रॉड को पकड़कर अपने सर और धड़ को बाहर तक ले जाने का प्रयास। दोनों टांगों को गेट पर ही जमाए हुए उसने एक बार किया, फिर दूसरी बार। उसे ऐसा करने में बड़ा ही आनंद आता। जोरों की हवा जब उसके चेहरे से टकराती तो उसे अद्भुत एहसास होता। तीसरी बार भी उसने यही करने का प्रयास किया। अपने शरीर को गेट से सबसे अधिक दूरी पर लेकर गया ही था कि उसे यकायक सी आवाज़ सुनाई दी, अरे अरे गिरोगे। वैसे वो गिरता तो नहीं, परंतु अचानक से आई आवाज़ के कारण गिरते गिरते बचा। उसने अपने शरीर को अंदर खींचा तो देखा बगल में वीनू खड़ी थी। वीनू ने कहा, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे थे? मरने का इरादा था क्या? वीनू की आवाज़ सुनकर समीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने बड़े ही मुश्किल से जवाब दिया, बस यूं ही मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है। वीनू, मज़ा आता है? अजीब इंसान हो। ज़िंदगी से प्यार नहीं है क्या? पहले ज़िंदगी से प्यार हो ना हो, इस क्षण समीर को ज़िंदगी से बड़ा ही प्यार हो चला था। वीनू जैसी हसीना आपकी ज़िंदगी पर परवाह करे, और ज़िंदगी से क्या चाहिए भला। समीर मुस्कुराने लगा। वीनू, तुम कहाँ जा रहे हो? समीर, मैं तो चेन्नई जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? वीनू, मैं विजयवाड़ा जा रही हूँ। क्या तुम चेन्नई में नौकरी करते हो? समीर चहकते हुए, हाँ हाँ, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, क्लर्क हूँ। लगभग 25,000 रुपये महीने कमाता हूँ। तुम तो अभी पढ़ाई कर रही होगी। वीनू, मेरी शादी होने वाली है। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बूढ़े अमीर आदमी से तय कर दी है। मुझे तो अभी शादी करने का एकदम ही मन नहीं है, वह भी उससे जो कि मुझसे 25 साल बड़ा है। मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है। मेरा तो दिल करता है कहीं भाग जाऊँ, नहीं तो आत्महत्या ही कर लूँ। समीर, नहीं नहीं, आत्महत्या तो बिल्कुल भी मत करना। पाप है, आत्मा भटकती रहती है। भाग जाने का विचार ज़्यादा अच्छा है। वीनू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? समीर को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। समीर, हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। तुम्हारे माता पिता सो रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें कभी ढूंढ भी नहीं पाएंगे। वीनू, मैं तैयार हूँ।
ठीक है, अगले स्टेशन पर उतर चलेंगे। थोड़ी देर बाद अगला स्टेशन आया। ज़्यादातर लोग सो ही रहे थे। इक्का दुक्का लोग चढ़े और उतरने वालों में समीर और विनू भी थे। अनजाना स्टेशन था। दोनों स्टेशन से बाहर निकले। छोटा शहर ही लग रहा था। समीर और विनू दोनों काफ़ी खुश थे। समीर ने कहा, रात किसी होटल में गुजार लेते हैं। सुबह किसी ट्रेन या बस से चेन्नई चला जाएगा। विनू ने भी हामी भर दी। दोनों ने एक होटल में एक कमरा लिया और कुछ समय बाद दोनों अलग अलग बिस्तर पर सो गए। दोनों काफ़ी संस्कारी थे। समीर नंदन सो रहा था। किसी ने उसे झकझोरते हुए कहा, अरे भाई, कब तक सोते रहोगे? बर्थ ज़रा नीचे करने दो। अब उठ भी जाओ, बहुत सो लिए। समीर नंदन की आंखें खुली। वह होटल में तो नहीं था। उसकी आंखें वीनू को सलासने लगी। सामने वाली सीट पर कोई दूसरे ही लोग आ गए थे। समीर नंदन ने उनसे पूछा, भाई आप लोग इस सीट पर कैसे? इस सीट पर जो लोग थे वे कहाँ गए? जवाब आया, भाई उन्होंने यह सीट खरीद रखी थी क्या? वारंगल उतर गए होंगे। समीरनंदन का दिल बैठ गया। रात्रि के सपने ने सुबह के सपनों का क्या खूब मजाक उड़ाया था। उसका मूड खराब हो गया। चेन्नई आने तक वह गुमसुम बैठा रहा। चेन्नई स्टेशन आने पर वह गाड़ी से उतरा। स्टेशन से बाहर निकलकर उसने भाड़े की टैक्सी की और चल पड़ा टी नगर स्थित अपने आवास पर। उसका आवास टी नगर में एक 7 मंजिला इमारत के एक फ्लैट में था। उसे चेन्नई शहर इतना मनहूस पहले कभी नहीं लगा जितना कि अब लग रहा था। उसे लग रहा था कि सारे लोग बिना मतलब के इधर उधर जा रहे हैं। उद्देश्यहीन जिंदगी, फिर वही रोज की घिसी पिटी जिंदगी, रोज रोज कार्यालय जाना, रसहीन सा कलर की छोटी छोटी जिंदगी। हर्ष और प्रफुल्लता की कोई भी गुंजाइश उसे अपनी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन उपाय ही क्या था? चाहते ना चाहते हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीनी ही पड़ती है, इस आशा के साथ कि कल शायद कुछ अच्छा हो जाए। कल ज़िंदगी नाचेगी, गाएगी कल ज़िंदगी, कल कल एक और कल। 3 महीने बीत गए। सुमिरंदन को अब भी यदाकदा वीनू के आवारा लट्टों और मर्यादित आंखों की याद आ ही जाती थी। एक शाम वह कार्यालय से लौटने के बाद अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि उसे बगल के एक फ्लैट के बाहर वीनू जैसे दिखने वाली कोई लड़की नजर आई। उसने नज़दीक जाकर देखा तो वीनू ही थी। समीरनंदन ने अपने शरीर से सारी ऊर्जा एकत्रित कर आखिरकार अपनी जुबान वीनू के सामने खोल ही दी। तुम तो वीनू हो ना? 3 महीने पहले संगमेत्री एक्सप्रेस में मेरे सामने वाली सीट पर थी। वीनू ने थोड़ा घबराते और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं वीनू ही हूँ। और आप वही हैं ना जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ पढ़ रहे थे? समीर, हाँ मैं ही था। तुम्हारी याददाश्त काफ़ी अच्छी है। वैसे तुम यहाँ कैसे? वीनू ने संकोचवश कहा, उस दिन मैं ट्रेन में काफ़ी परेशान और दुखी थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी मुझसे 25 साल बड़े एक अमीर बूढ़े से पक्की कर दी थी। समीरनंदन को अपना सपना सच होता दिखाई पड़ रहा था। विनू ने आगे बताया, मैं किसी और से प्रेम करती थी। मैंने भागकर उससे शादी कर ली। वे इसी फ्लैट में रहते हैं। मैं तो 3 दिन पहले ही यहाँ आई हूँ। वो तो पहले से यहाँ रहते हैं। आप तो इन्हें जानते ही होंगे। समीरनंदन के सारे सपने फिर से चकनाचूर हो गए। वह उस फ्लैट में रहने वाले को अच्छी तरह से जानता था। कई बार उससे झगड़ चुका था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। महीने में 2 लाख कमाता था। क्लर्क होने के कारण उसे हिगारत की नज़र से देखा करता था। उसकी प्यारी वीनू उस घटिया इंसान की हो चुकी थी। इससे पहले कि सूर्यनंदन की आंखों से आंसू टपकते